जी अस्सलाम वालेकुम। हम फिर हाजिर खिदमत हैं आपके सामने नए जज्बे नया जुनून लेके बुलंदियों को छूने के लिए हम तैयार हैं। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, वो क्या जादू जो पाँव पाँव में घूमे। पास पेपर का क्वेश्चन 11 करेंगे हम आज। हम लुट मचा देंगे। अच्छा, पेज 512। बाजू चढ़ा लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोडी। मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा, होमवर्क के सवाल का पेज नंबर मैं बताऊं। मैं जा रहा हूं पेज नंबर 512। भाई रीजनेबल तरीके से ऐसा करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोडिया मोटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 आर अंडर प्रेपरेशन, बन रही हैं। वाइल रिव्यूइंग द रेवेन्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। चलो जी, स्टैंडर्ड का नाम उसने बता दिया, IFRS 15। वाइल रिव्यूइंग IFRS 15 फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो शुक्र है कम से कम ये तो देख के पता चल गया कि सवाल किस टॉपिक से आया। रिक्वायर्ड डू नथिंग, प्रिपेयर द करेक्टिंग एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज? करेक्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंड 30 जून 2021 इन अकॉर्डेंस विद खाला जी का स्टैंडर्ड। रिक्वायरमेंट में भी उसने बता दिया किस स्टैंडर्ड में से मैंने सवाल पूछा है। ऑन यकम नवंबर 2020 PML सोल्ड कार A to Alpha Limited for 5 million. As per the contract, 1 million would be paid immediately and the balance would be paid after 2 years. The accountant has recognized, ये तो एरर है, डिस्काउंट रेट 12%। जी मोहतरम, हमारा ईयर एंड है 30 जून 21। यकम नवंबर 20 को हमने गाड़ी बेची है फॉर 5 मिलियन। मोबाइल वाले हजरात 5 मिलियन की गाड़ी बेची है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 मिलियन हमें अभी मिल जाएगा, इससे डिस्काउंट नहीं करना पड़ेगा, ये डाउन पेमेंट टाइप चीज है। और 4 मिलियन हमें 2 साल बाद मिलेगा। अब जरा जहन में लाएं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? पीवी जो निकालेंगे, 1 मिलियन प्लस 4 इंटू 1.12 रेज टू पावर -2। चले जी, क्रेडिट सेल है या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है? क्रेडिट सेल है, उधार पे बेचा है, या कस्टमर ने डिलीवरी से पहले पैसे दे दिए हैं? क्रेडिट सेल है, थोड़े से पैसे अभी और थोड़े से पैसे बाद में, यानी क्रेडिट सेल ही होगी ना। एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो ये होता है कि अभी तक आपने चीजें बेची नहीं, कस्टमर से पहले ही पैसे दे गया। तो यकम नवंबर को आपने गाड़ी बेची, यकम को उसने 1 मिलियन दिया, 2 साल बाद उसने 4 मिलियन देना है। जी मोहतरम, यकम नवंबर 2020 डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, क्या कैश क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सेल बुक करेंगे किस पर? 1 + 4 इंटू रेज टू पावर -4.20 4.1। कितने पैसे आज मिलेंगे? 1 मिलियन। कितने पैसे 2 साल बाद मिलेंगे? इज इट क्रेडिट सेल टाइप चीज या एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप चीज? क्रेडिट सेल टाइप चीज। अच्छा जी, यकम नवंबर 2020 को कैश आ जाएगा, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट 3.19। तो ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगी डेटर की यकम नवंबर 20 को। इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा? ट्रांजैक्शन के ईयर एंड पे या हमारे ईयर एंड पर? ट्रांजैक्शन के ईयर एंड पर। नवंबर 20, यकम नवंबर 21। यकम नवंबर 21 से एक दिन पहले बोलें, 31 अक्टूबर 21। एक साल बाद इंटरेस्ट बुक होगा। इंटरेस्ट इनकम 4.19 पे निकालूं या एक उसी वक्त आ गया था? तो इंटरेस्ट किस पे निकालूं? इंटू 0.38। नाउ देयर इज नो नीड, इधर अटेंटिव रहे ना, ये अलाइनमेंट सही रखें। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द कैरिंग अमाउंट। बस हमारे साल का डाटा अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल है। यकम नवंबर को क्या ट्रांजैक्शन हुई?
कार सोल्ड, सवाल पढ़ लो ना, मुझे क्यों गौर से देख रहे हो। ऑन यकम नवंबर सोल्ड कार, तो यकम नवंबर को गाड़ी सेल हुई, यानी चीजों की क्या हुई, डिलीवरी। यकम नवंबर को जो है वो कार सोल्ड हुई टू अल्फा फॉर ₹5 मिलियन। कितने की गाड़ी बेची, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 मिलियन अभी आ गया, बाकी 4 मिलियन 2 साल बाद आएगा। तो क्रेडिट सेल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट सेल। तो 4.19 इज द प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद ये 1 डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने सेल की एंट्री करनी है, 1 नहीं डालेंगे तो सेल की एंट्री गलत हो जाएगी। अच्छा जी, 1 भी मुझे मिलना है और 4 की पीवी भी। इसके बाद फौरन कैश आया तो कैरिंग अमाउंट फौरन गिर गई डेटर की। अब इतना पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी तक हमने कोई ऐसा सवाल नहीं किया था जिसमें डाउन पेमेंट हो, इसमें डाउन पेमेंट भी आ गई, जैसे लीज में आती थी डाउन पेमेंट। तो और आपको पता है डाउन पेमेंट की वजह से ये फिगर कम हो जाएगी, तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब ओरिजिनल एंट्रीज क्या बनेगी, यकम नवंबर 20 को डेटर डेबिट, डेटर का इस टॉपिक इस चैप्टर में नाम होगा रिसीवेबल। डेटर के चैप्टर में क्या नाम होगा, रिसीवेबल। यकम नवंबर 20 को कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट 1 से, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। 30 जून 21 को हमारे ईयर एंड पर ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है, नवंबर दिसंबर 8 महीने हमारे साल के, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने अगले साल के। मुझे कितने महीने का इंटरेस्ट चाहिए, 8 महीने का। डेटर डेबिट 0.38 इंटू 8/12 0.25। ये ओरिजिनल एंट्रीज है। चलें, हाँ जी, पहली 2 एंट्रीज मिला के हो सकती हैं। मैं इस क्यों नहीं मिला के करा, मैंने तो रिदम पे चलना है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये कौन से वाले सवाल हैं जिस दिन हमने IFRS 15 शुरू किया था, पहला सवाल इस तरह का किया था, पहला या दूसरा, मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल्स के बाद। कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, भूल जा, नहीं भूलूंगा, भूल जा, नहीं भूलूंगा, कैश की एंट्री नहीं भूलता। अब कहानी सिर्फ यहां तक है कि आपने पकड़ना होता है अकाउंटेंट ने क्या गलत एंट्री की। अगली रो में आ जाना जहां जगह है। अब कहानी सिर्फ यह है कि आपने ये पकड़ना है कि अकाउंटेंट ने क्या गलत एंट्री की है। ये तो हो गया सब कुछ ओरिजिनल ओरिजिनल। अच्छा अच्छा भाई, ये लाइटें ऑन होती हैं या ऑफ होती हैं, ऑफ होती हैं, ठीक है। 110 दिन गुजर गए अभी तक मुझे ये नहीं पता चला। अच्छा आगे चलें, शुक्र है कोई पॉजिटिव चीज आपने इसमें से निकाल लिया। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्ड रेवेन्यू टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। अकाउंटेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट तो सवाल में दी नहीं हुई, हाँ दी हुई है। अकाउंटेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया अप टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। आगे ना पढ़े, अकाउंटेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया अप टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट उसकी कितनी थी, 3.5, मर्जी उसकी। और ये जो ना रॉन्ग एंट्री, ये तो आपने ब्लाइंडली सवाल की उंगली पकड़ के करनी है। जिस तरह सवाल रॉन्ग एंट्री करवा रहे कर दें, चाहे अकल में फिट हो रही है या नहीं हो रही। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू, अल्हम्दुलिल्लाह, रेवेन्यू क्रेडिट। क्या क्रेडिट, द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू। अकाउंटेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है अप टू ₹3.5 मिलियन। अब भाई तू लेता आ रहा फिर बातें भी करा, चुप कर जा भाई हाइब्रिड में। अच्छा, एंड रिमेनिंग रेवेन्यू, बकाया कब रिकॉर्ड करेगा, वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन, जब पैसे तो आए नहीं, पैसे जितने आगे उनकी मैं बात करता हूं, लेकिन बाकी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेगा, जब कभी, हाँ जी क्या, अच्छा जी, द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ 3.5, बाकी रेवेन्यू उसने रिकॉर्ड करने जब कभी बकाया पैसे आएंगे। बस सवाल ने ये लिखा है अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ 3.5।
सवाल ने बस इतनी सी बात की है, बाकी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा वो कम से कम अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके बाद सवाल खामोश हो गया। एक बात याद रखिएगा, कैश की एंट्री अकाउंटेंट ने मस्ट की होगी, कैश की एंट्री अकाउंटेंट ने मस्ट की होगी। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस में कोई मसला नहीं है। हमाद, दो ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस में कोई मसला नहीं है। पहली ऑप्शन आपके पास कि आप बिल्कुल सवाल की अंग्रेजी पे चलें और बस कैश डेबिट कर लें। कितना? एक। कैश डेबिट कर लें एक से। क्यों? सवाल नहीं बताया करेगा कैश के बारे में, हम हमेशा एज्यूम करेंगे अकाउंटेंट ने कैश रिकॉर्ड। ऑब्वियसली कभी भी आपने सस्पेंस को बैलेंसिंग नहीं लाना, कभी भी आपने सस्पेंस को बैलेंसिंग नहीं लाना। तो कितना रेवेन्यू उसने रिकॉर्ड किया है, ये किसने बताया? सवाल ने। एक बेसिक नॉलेज हमारे पास है, कैश की एंट्री अकाउंटेंट। अब तीसरी बात, सस्पेंस एज्यूम नहीं करना। तीसरी बात, आप हकीकत की तरफ जाएं, जो होना चाहिए। तो क्या डेबिट हो गया होगा? डेटर डेबिट हो गया होगा। कितना? 2.5। तो ये एंट्री अकाउंटेंट ने की है, ये एंट्री हमने करनी थी। सवाल ने कैसे मुझे ये एंट्री बताई? बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूं। सवाल ने सिर्फ एक बात बताई है, तीन नहीं बताई। द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू अप टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट सवाल ने खुद ही दे दी 3.5, हालांकि सेल प्राइस 4.1 है, रेवेन्यू इस पे बुक होना चाहिए। उसने रेवेन्यू बुक किया कॉस्ट पे। कैश के बारे में सवाल साइलेंट था। हमारा बेसिक नॉलेज है कैश की एंट्री अकाउंटेंट। और एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट कभी भी नहीं लाना आपने किसी एंट्री में, अनलेस के सवाल कह दे। तो ऑब्वियसली फिर बैलेंसिंग फिगर इसने क्या बुक की होगी? डेटर। अब आप एंट्रीज को कर दें रेक्टिफाइंग। अकाउंटेंट की एंट्री। किसी के जहन में यह सवाल आ रहा है कि उसने इंटरेस्ट इनकम भी बुक कर दी होगी। मेरे भाई नहीं, द रिमेनिंग रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड बाद में। बाकी वो रेवेन्यू ही समझ रहा है उसको, बाकी रेवेन्यू कभी बाद में रिकॉर्ड होगा। अब मेरे ख्याल से ये वाली जो एंट्री है इन दो से कंपेयर करके बनेगी तो अच्छी बनेगी। एक तरीका यह है कि इसको इन दोनों से कंपेयर कर लें, क्योंकि कैश और डेटर रेवेन्यू आ रहे हैं सारे। एक तरीका यह है कि इसको इन तीनों से कंपेयर कर लें। आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। मैं दो से कंपेयर कर रहा हूं और फिर इसको एज इट इज उठा के लिख दूंगा। मैं दो से कंपेयर कर रहा हूं, आप तीनों से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैश कितने से डेबिट होना हो गया? कितने से होना चाहिए था? डेटर कितने से डेबिट हो गया? कितने से डेबिट होना चाहिए था? 3.19 से। कितने से डेबिट होना चाहिए था? कितने से हो गया? क्या करें? डेटर को डेबिट करें, क्रेडिट? डेटर कितने से डेबिट होना चाहिए था? कितने से हो गया? 0.69 से डेटर डेबिट कर दें। सेल कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी? कितने से हुई? कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी? कितने से हुई? 3. डेटर डेबिट रेवेन्यू, वो जो उसने अप टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट बुक किया था, हम उसको सेल प्राइस पे ले गए। रेक्टिफाइंग एंट्री। ये रेक्टिफाइंग एंट्री आप लोगों ने ऊपर किया करनी है, ओरिजिनल और रॉन्ग वर्किंग में किया करनी है। और इस एंट्री को इससे काट दो। अब ये वाली एंट्री एज इट इज कर दो। डेटा डेबिट 0.25 जी। 3.5 के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट, यार ये जो इंटरेस्ट निकालना होता है ना, ये एक बड़ी समझ लें टेक्निकल कैलकुलेशन होती है। उसने एक लफ्ज लिखा है कि मैंने 3.5 रेवेन्यू बुक कर लिया और बाकी रेवेन्यू मैं बुक करूंगा 1.5। अब अकाउंटेंट को इंटरेस्ट इनकम की कहानी हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे नहीं पता, क्योंकि डेट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। तो उसने बिल्कुल आसान काम किया, रेवेन्यू ही इतना बुक किया जितनी कॉस्ट है। तो इट मींस कि उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। लीज में जिस तरह नहीं होता था, रेंट को आपने एक्सपेंस में डाल दिया, तो फिर ना आपने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया ना आपने डिडक्शन रिकॉर्ड किया। ओके, एक एंट्री है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, वो फिर दोनों जगह करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रेक्टिफाइंग का कोई इंपैक्ट नहीं। जहां तक ताल्लुक है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो वो एंट्री होनी चाहिए थी कॉस्ट से, और हो भी गई होगी। सवाल ने मसला नहीं बताया, सवाल ने मसला नहीं बताया, वो हो भी गई होगी।
तो इसकी रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अच्छा सवाल था, किसी ने पूछा था कि कॉस्ट की भी तो एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, उसके बारे में सवाल ने कोई मसला नहीं बताया, तो इसलिए मैंने वो एज इट इज लिख दिया। अच्छा, ये रेक्टिफिकेशन में ना थोड़ा बहुत प्लस माइनस नेचुरल है, कभी ना कभी हो जाया करेगा, कम से कम आपको इसके मार्क्स फिर मिल जाया करेंगे। और जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करेंगे, तो सिर्फ उतने पोर्शन के मार्क्स कटेंगे जिसको आप गलत समझे, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। बाकी ये क्वेश्चन 1 हमारे पास मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। क्वेश्चन 11 इसमें 4 एडजस्टमेंट्स हैं, एक मैं आज करा रहा हूं, चौथी भी आज करवा रहा हूं, इंशाल्लाह दूसरी तीसरी करेंगे और ज्यादा रिवीजन होगी रेक्टिफिकेशन की। अब मैं चौथी एडजस्टमेंट करने लगा हूं, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको मौका दूंगा कि आप सोचेंगे रॉन्ग एंट्री क्या हुई है। इस सवाल में रॉन्ग एंट्री क्या थी? द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड रेवेन्यू अप टू द एक्सटेंट ऑफ, कैश के बारे में हमें बचपन से पता है, वो सही रिकॉर्ड हुआ होता है, तो बैलेंसिंग सस्पेंस की बजाय में ले आया डेटर। जी, दूसरा सवाल होमवर्क में था, पॉइंट नंबर 4। ऑन 20 फरवरी 2021, साल खत्म होने से 8 दिन पहले, खुदा का खौफ करें, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने 8 दिन पहले, पीएमएल सोल्ड कार डी टू डेल्टा लिमिटेड विद 1 year फ्री मेंटेनेंस सर्विस एट अ लंप सम अमाउंट ऑफ 3.6। ये लंप सम अमाउंट या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये क्या होती है? ट्रांजैक्शन प्राइस। ये ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। पेमेंट वॉज मेड ऑन यकम मार्च अपॉन डिलीवरी ऑफ कार टू डीएल। अच्छा जी, अब इधर देखें, सारे पेमेंट एडवांस सारी उसी वक्त आ गई है। मुझे ये बताएं कि जब 20 फरवरी को मैंने गाड़ी बेची है 1 साल की वारंटी के साथ, तो मुझे पैसे आए हैं 3.6। पैसे किस दिन आए हैं? यकम मार्च को। और गाड़ी कब डिलीवर की है? यकम मार्च को। तो व्हाट इज 20 फरवरी? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, कॉन्ट्रैक्ट की डेट है 20 फरवरी, तो और कुछ भी नहीं हो सकती ना। 20 फरवरी सोल्ड कार, सोल्ड कार से लग रहा था कि गाड़ी डिलीवर हुई है, लेकिन आगे उसने क्लियर कर दिया कि शायद ये एग्रीमेंट था, मुझे मिला है यकम मार्च 21 को पैसे अपॉन डिलीवरी ऑफ कार। और कितने पैसे मिल गए हैं? सारे के सारे। क्या मैं 3.6 पूरे को इनकम में डालूंगा या सिर्फ गाड़ी की सेल को इनकम में डालूंगा और सर्विसेज को डेफर्ड इनकम में डालूंगा? सर्विसेज को एडवांस फ्रॉम कस्टमर के तौर पर डालूंगा। अब द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, ओहो, रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड को छोड़ो, हमें नहीं रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड की कहानी चाहिए। रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड को छोड़ो, ये तो कोई बोंगी होगी ना। द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, तो ये तो गलती होगी ना कोई। आमतौर पे मैं गाड़ी कितने की बेचता हूं? 3.5 की, और सर्विसेज 0.3 की, दोनों मिला के मैंने कितने की बेची हैं? 3.6 की। भाईजान, लोगों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की बुरी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है, या दिल में रखनी है दोबारा एहसास दिलाने के लिए? भाईजान, दिल में रखनी है दोबारा एहसास दिलाने के लिए, या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी है? एक्सेलेंट, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देनी है, और नसीहत की बातें सुन के दिल में समा लेनी है। ठीक है, दोनों तरफ से कान खुला रखें, कुछ बातें उधर से निकालने के लिए होती हैं। कल इंशाल्लाह इसकी डायग्राम मैं बना के लाऊंगा, मुझे याद करा दीजिएगा, फिर हम तस्वीर खींच लेंगे कॉन्सेप्ट की। अच्छा, अब भाईजान मुझे बताएं, स्टैंड अलोन प्राइस, गड्डी, मेंटेनेंस, हाँ ठीक है, ये पहले नहीं करना, ज्यादा हो गई। बोंगे की बोंगी पढ़ें या अकलमंदी लगाएं? अकलमंदी लगाएं। मार्केट में बहुत मंदी है। ओरिजिनल यकम मार्च 21, यकम मार्च 21। कल वाला पार्ट भी कितने लोगों ने भी अटेंड करना है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ना करें ना, कर लिया करें, ऐसे ना किया करें। यकम मार्च 21, कैश डेबिट
ओहो पुत्र 3.6। आप दोनों बातें कर लें आपस में, थोड़ी तसल्ली से कर लें, हम लोग फिर सीए कर लेते हैं। रेवेन्यू कार कर लें बातें। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 0.28। जिस तरह कल गैलेक्सी के सवाल में हुआ था कुछ पार्ट बी में, तंग तो करना है उनको जिन्होंने पार्ट बी नहीं लिया, अब तक कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी 30/21 कितने महीने गाड़ी की रिपेयर करके दे दी होगी? पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून। 0. भाईजान चुप कर जाएं, फिर मैं बोला तो आपने कहना आप खुदा के लिए इतनी ना करें, ज्यादा हो जाएगी। रेवेन्यू मेंटेनेंस सर्विसेज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट और रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज क्रेडिट। एनओटी कर लें। सेटिंग्स, ये जरा स्लीप वाली सेटिंग्स देखें किधर है? राइट कॉर्नर पे नहीं यार, ब्लूटूथ पर्सनलाइजेशन में होंगी, पर्सनलाइजेशन में लॉक स्क्रीन, स्क्रीन टाइम आउट, टर्न ऑन 20%, स्क्रीन एंड स्लीप, on battery when plugged in, turn off my screen, on battery power, put my device to sleep after 4 minutes। और ठे थे जो इन्ने औखे पहुंचे सी उथे, किधर थे? पर्सनलाइजेशन पे मैं गया था, आप लोगों ने नहीं बताया था इतनी बॉम्ब। अच्छा इसके बाद कहाँ जाना था? स्क्रीन लॉक, उसके बाद स्क्रीन टाइम आउट, उसके बाद ये 4 मिनट को नेवर। अच्छा जी अब देखते हैं जी अकाउंटेंट ने क्या दिया है। द रेवेन्यू, उसने पूरे 3.6 पे 4/12 लगा दिया। उसने पूरे 3.6 पे क्या लगा दिया? द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1.2। इसी तरह की अंग्रेजी है ना, द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड अप टू 1 पॉइंट, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह एज इट इज। द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड अप टू 1.2 मिलियन। बस सवाल ने सिर्फ ये लिखा हुआ है। अब बड़ा जब बोलने लगे यहां पहले सवाल के बाद, तो कैश की एंट्री उसने क्या की होगी? सही की होगी। डालें कैश। और भाईजान डेटर कहां से आ गया? तुम्हारी मेहरबानी, बैलेंसिंग डेबिट साइड पे आ रहा है। बाकी सस्पेंस एज्यूम करें या अच्छा एज्यूम करें? अच्छा एज्यूम करें। नोट कर लें, बिल्कुल सवाल को उसी तरीके से लेके चलना है जिस तरह चला रहा है। द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड अप टू 1.2। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा लेट आने पे। बाल काट दो इसके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ओके। अच्छा अब रेवेन्यू में ना मैं फिर थोड़ी सी सुस्ती कर रहा हूं। मैं ये सर्विसेज का लफ्ज यहां से काट रहा हूं और कार का लफ्ज यहां से काट रहा हूं, क्योंकि उसने बस रेवेन्यू लिखा है, ये नहीं लिखा रेवेन्यू उसने कार का बुक किया या सर्विसेज का, तो मैं काट रहा हूं ये। और अब मैं पूरा इकट्ठा ही उठाने लगा। ये तूने किया, ये अक्लमंद बंदे को करना चाहिए था। अब अगर हमारे में थोड़ी सी है तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। अकाउंटेंट की एंट्री हो गया, होना भी चाहिए था।
रेवेन्यू बुक होना चाहिए था 3.32 प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री। रेवेन्यू कितने से बुक होना चाहिए था? 3.41 से। 3.41 से कितने से हो गया? छोटा सा यहां मैंने रेवेन्यू लिख दिया जी, बोलें क्या करूं? 2.21 ये समझ ले, फुट नोट है या वर्किंग है छोटी सी। अच्छा तातो इसको एडवांस कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? एडवांस कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 0.19 से। कितने से क्रेडिट हो गया? ये कौन सी सेटिंग करवाई आप लोगों ने? ओ हाँ, व्हेन प्लग्ड इन, ये था ना। चार्जर तो लगा नहीं हुआ। रशीद खड़े हो जाओ। क्या तुम ये देख नहीं रहे थे कि हम चार्ज किए बगैर जो है वो चार्जिंग की सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं? जल्दी करें, आपको सी है। अच्छा, एडवांस कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? कितने से हो गया? 2.21। चंद चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने बड़ी यकसुई से सारी क्लासें ली हैं। सिर्फ चंद गिने चुने चेहरे हैं। बाकियों ने शर्मिंदा होना है, बाकियों ने ऊपर मुंह नहीं रखना। कोई नहीं भाई, कोई गुंजाइश नहीं। हाँ जी, ओहो हो मेरे भाई, एक बार याद रखना, रेक्टिफाइंग एंट्री खड़ी होती है साल के एंड पे खड़े होके। ओरिजिनल एंट्री जिस मर्जी डेट को हुई थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेक्टिफिकेशन हमने साल के एंड पे करनी होती है। हमारी मर्जी इकट्ठी सारी एंट्रीज करके करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, वो जो हमने कल एक कहानी शुरू की थी उसको खत्म करें। एग्जाम्पल नंबर 7 तक हो गया था। पेज नंबर बताएं। 480 ना 4 कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं पढ़ाया अभी मैंने? नहीं, वो यार कल जाते जाते जो आखिरी एंट्री की थी ओवन वाली 4। ओहो, ओवन वाली एंट्री सरकार 450। एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं बताऊंगा, 450। भाई खामोश हो जाए। मोहतरम, आपको मैंने क्लास से निकालना है, जिनके रेड बटन है ब्लैक शर्ट पे। अच्छा भाई ये व्हाइट बोर्ड मिटा दें। एन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी इंडिविजुअली। ए, बी और सी एंड डी इंडिविजुअली बेचते हैं आमतौर पे, ठीक है। ये गाय का दूध है, ये भैंस का दूध है, ये बकरे नहीं बकरी बकरे का दूध है। ये केड़े पिंडो आए ना यार। ये किसका दूध है? बकरी का दूध है। ये पाइजन ऊंट का दूध है। अच्छा, ये किसका दूध हो गया? खामोश हो गया, टाइम हो जाए। ये किसका दूध हो गया? ये भैंस का। ये कायदे आज़म के जमाने में चले गए 55 रुपए किलो। ये बकरी का, ये ऊंटनी का।
इन एडिशन, चारों को अलग अलग बेचती है। इन एडिशन एंटिटी रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट बी एंड सी टूगेदर फॉर ₹60। जो बंदा भैंस का दूध खरीदने आए और बकरी का दूध खरीदने आए, इनको हम दोनों मिला के कितने का बेच देते हैं? 60 का। एंड प्रोडक्ट ए बी एंड सी टूगेदर फॉर, और जो ये तीनों लेने आए उसको कितने का दे देते हैं? 100 रुपए का दे देते हैं। द एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट ए बी एंड सी इन एक्सचेंज फॉर ₹। तो आज स्टेप 1 भी करना पड़ेगा, स्टेप 2 भी करना पड़ेगा। मादरत भाई, एक सवाल ये रह गया था, एग्जाम्पल 9, इसको पहले कर लेते हैं। एक तो और सवाल भी है। पेज नंबर 449 पे है, एग्जाम्पल 5। A manufacturer produced and sold a customer a computer, printer and scanner package for 1250। तो ये तो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस। He has determined that these are 3 separate performance obligations। ये 3 वादे हैं। पिछला सफा। And regularly sells printer for 300 रुपए, regularly sells computer for 700 रुपए। This is the first time manufacturer is going to sell scanner, hence there is no sale price identified for scanner as a market price। स्कैनर की मार्केट प्राइस पता नहीं है। तीनों मिला के कितने के? 1250 के। पहला कितने का? दूसरा कितने का? 700 का। एक मिनट, कौन कौन सी चीजें? जी, कंप्यूटर कितने? ट्रांजैक्शन प्राइस 1250। बातें आप कर लें, से एक दफा बता दी है, समझ आ जानी चाहिए। कितनी दफा बताएं? A manufacturer produced and sold a customer a computer, printer and scanner package for 1250। उसका अंदाजा है कि अगर ये तीनों अलग अलग बेचे जाएं तो मैं प्रिंटर बेचूंगा 300 का, कंप्यूटर बेचूंगा 700 का। फर्स्ट टाइम मैं स्कैनर बेच रहा हूं, इसलिए इसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब हम कुछ कर नहीं सकते, ये वाला टोटल कर नहीं सकते, तो मजबूरी में इसको ले आए यहां पे। मजबूरी में, और क्या करें आप? मजबूरी में इसको ले आए यहां पे, और फिर ये लिखना जरूरी है, मजबूरी में इसको ले आए यहां पे, और आप बैलेंस नहीं निकाल कितना। ये कोई रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, लेकिन बस मजबूरी में हमने किया। फिर इसका नाम है, इस सवाल का नाम है रेजिडुअल अप्रोच, मैंने लिखा हुआ है। इस तरह नोट करें जैसे मैंने सॉल्यूशन में नोट किया हुआ है, उस तरह समझ नहीं आएगा आपको। वो देख रहे हैं, वो जिस चीज को मना करो ना वो करनी होती है। टेस्ट आज वाला कितने लोगों ने दे दिया है? कितने लोगों ने देने हैं अभी? मजा आया? अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, एक अप्रोच कल पड़ी थी, वो अप्रोच ये पड़ी थी कि अगर स्कैनर की कॉस्ट दी होती और हमारी नियत होती इतने % प्रॉफिट कमाएंगे, तो फिर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके हम सेल प्राइस, उस अप्रोच को कॉस्ट प्लस अप्रोच कहते हैं। वो भी मैं अप्रोचेस के नाम दिखाऊंगा आज। उस अप्रोच को कॉस्ट प्लस अप्रोच कहते हैं। लेकिन ये जो आज अप्रोच कर रहे हैं हम, इसमें तो स्कैनर की कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो कॉस्ट से फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। मजबूरन कौन सी अप्रोच लगानी पड़ी? रेजिडुअल अप्रोच। एग्जाम्पल 9, we are selling 2 products, computer and printer. Computer is sold for 40,000। एग्जाम्पल 9 मैं इसी तरतीब से लिखूंगा, आपने घर में इसी तरतीब से करनी है। कंप्यूटर इज सोल्ड फॉर 40,000। प्राइस ऑफ अवर प्रिंटर इज नॉट नोन। प्राइस हमारे प्रिंटर की नहीं पता। ठीक है, क्या क्या बेच रहे हैं? कंप्यूटर और
कंप्यूटर कितने का बेचते हैं आमतौर पे? इज सोल्ड एट 40,000। प्राइस ऑफ आवर प्रिंटर इज नॉट नोन, क्योंकि हमने कोई नए मॉडल का प्रिंटर लिया होगा, मार्केट में भी वो इतना चला नहीं है। हाउएवर इन मार्केट कंपेटिटर्स आर सेलिंग सिमिलर प्रिंटर, सेम नहीं बिल्कुल सिमिलर, मिलता जुलता प्रिंटर किसी हद तक 12,000 का, वो लोग 12,000 का बेच रहे हैं, और उनके कंप्यूटर की रेटिंग और हमारे कंप्यूटर की रेटिंग में फर्क है। रेटिंग आउट ऑफ 5 इज 3 फॉर आवर प्रिंटर, और उनके कंप्यूटर को 5 में से कितने पॉइंट देते हैं लोग? 4। लेकिन हमारा अभी अभी शायद बिकना शुरू हुआ है या नया आया है, तो इसलिए हमारे प्रिंटर को लोग कितने पॉइंट्स दे रहे हैं? 5 में से 3। अब मार्केट एडजस्टेड अप्रोच हम लगाएंगे और अपने प्रिंटर की प्राइस निकालेंगे। आपके ख्याल से हमारे प्रिंटर की प्राइस 12,000 होनी चाहिए या 12,000 से कम होनी चाहिए? कई दफा फूड पैंडा के, पैंडा कहते हैं ना आप लोग, हम तो पांडा कहते हैं अपने इलाके में, तो फूड पैंडा के ऊपर आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनको रेटिंग की होती है लोगों ने 4.8 4.9, तो उसको लोग खरीदना पसंद करते हैं कि ऑलरेडी लोगों ने 4.8 4.9 की रेटिंग दी हुई है। ठीक है, अब ऐसी सूरत में हमारे प्रिंटर को लोग 5 में से 3 नंबर दे रहे हैं और उनके प्रिंटर को लोग 5 में से 4 नंबर दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से मैं ऐसा करूं कि 12,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर आपने 5 से खेल लें वो बड़ा लंबा काम है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं फिलहाल आसान काम कर रहा हूं। 12,000 पड़े 4 पे, मुझे चाहिए 3। क्या मैं रेजिडुअल अप्रोच लगाऊं? नहीं, रेजिडुअल अप्रोच की जरूरत नहीं। क्या मुझे कॉस्ट दी हुई है प्रिंटर की, उसमें प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करूं? नहीं। फिर मैं क्या करूं? 12,000 किसी की मार्केट वैल्यू, हमारी नहीं, उसका प्रिंटर को 4 पॉइंट्स मिलते हैं, तो हमारे फारक प्रिंटर को, ये अब जबरदस्ती मैंने को मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश की है। 49 अभी रहने दें। वी विल सेल बोथ फॉर, पैकेज बना के कितने के बेचेंगे दोनों? कल सेल प्राइस कैसे निकाली थी? कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। आज सेल प्राइस कैसे निकाली? बैलेंसिंग। और अल्लाह का शुक्र है इसमें थोड़ा सा बेहतर डेटा अवेलेबल था, बैलेंसिंग ना निकालें, सवाल जिस तरह चला रहे उस तरह चलें। जी जवाब? जब दोनों चीजें इकट्ठी बेचेंगे तो वो कितने की बेचेंगे? अब एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 44,000, सेल कंप्यूटर और सेल प्रिंटर। इनकी सेल बना के हम रख लिया करेंगे, इनकी सेल बना के निकाल के हम रख लिया करेंगे, फिर जिस दिन कंप्यूटर डिलीवर होगा उसकी एंट्री कर देंगे, और अगले दिन 2 दिन बाद प्रिंटर डिलीवर होगा उसकी एंट्री कर देंगे। हो सकते हैं हम उसे कहें यार कमरे में लॉक लगा हुआ है कहीं नीचे, वहां प्रिंटर पड़ा हुआ है, वो तुम परसों ले जाना, तो प्रिंटर के बेचने की एंट्री प्रिंटर के बेचने पे कर देंगे, कंप्यूटर के बेचने की एंट्री कंप्यूटर के बेचने पे कर देंगे। तो जैसे जैसे कंट्रोल ट्रांसफर होगा वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होता रहेगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। स्टेप 2, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। स्टेप 3, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 4, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 5, रिकॉर्ड द रेवेन्यू एज एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। जैसे जैसे गुड डिलीवर होती है वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। इस अप्रोच का नाम लिखा हुआ ऊपर? नहीं लिखा हुआ। ये सारे नाम मैं आपको इंशाल्लाह बता देता हूं, ये सारे नाम मैं आपको बता देता हूं। पेज नंबर 448। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच कौन सा एग्जांपल थी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस कल की थी, और ये आज की है रेजिडुअल अप्रोच। पिछले सफे पे है, 1-2 सफा। An entity could evaluate the market in which it sells goods or services and estimate the price that a customer in that market would be willing to pay for those goods and services. That approach might also include referring to the prices from entities' competitors for similar goods
एंड एडजस्टिंग दोज प्राइसेस एज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द एंटिटीज कॉस्ट एंड मार्जिन। हमारी कॉस्ट और मार्जिन को सामने रख के फिर हम प्राइस निकाल लेते हैं। एंड ये जो अभी भी किया है, एन एंटिटी कुड फोरकास्ट इज कॉस्ट ऑफ सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। चीजें बेचने के लिए क्या कॉस्ट आएगी और इस कॉस्ट में ऐड कर देंगे मार्जिन या मार्कअप जो भी होगा। An entity may estimate the standalone price by reference to the total transaction price less sum of observable standalone price. Total transaction price less observable, ये दोनों, ये टोटल प्राइस है और ये दोनों ऑब्जर्वेबल। टोटल माइनस ऑब्जर्वेबल विल बी रेजिडुअल। तो कितनी अप्रोचेज होगी? 3। टोटल स्टैंडअलोन प्राइस माइनस ऑब्जर्वेबल। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ये कौन सी प्राइस निकाली है मैंने? बाद में तो कैलकुलेटर की गेम है। ये कौन सी प्राइस मैंने निकाली है? अब एंट्री यही होगी, कैश डेबिट 1250, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट। ऑब्जर्वेबल से मुराद जिन जिन की पता है, ऑब्जर्वेबल से मुराद जिन जिन की पता है, BL sells industrial chemicals at following standalone selling prices. A कितने का बिकता है? 20 का। B कितने का बिकता है? C अकेले A कितने का? 20 का। अकेला B कितने का? अकेला C कितने का? लेकिन नीचे कह रहे हैं अकेला C वैसे हमने 12 का बेचना शुरू किया हुआ है आजकल। तो लेकिन अकेला C हमने कितने का बेचना शुरू किया हुआ है? 12 का। स्टेप 1, स्टेप 1 स्टैंड अलोन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस। C स्टैंड अलोन वैसे कितने का है, लेकिन आजकल हमने कितने का बेचना शुरू किया हुआ है? 12 का। सर ये क्या कराया आपने? अब मैं क्या करूं? सवाल में लाइन ही इसी तरह की दी है नॉर्मली। कल ये नॉर्मली वाली लाइन 2 प्रोडक्ट्स के साथ दी हुई थी, आज नॉर्मली लाइन 1 प्रोडक्ट के साथ दी हुई है। मैं क्या करूं? नहीं सर इतना आसान भी हो सकता है, हो सकता है। आम क्या कल सवाल 2 किए थे हमने जिसमें 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट एलोकेट किया था। नॉर्मली E1 E2 इतने के बिकते हैं, नॉर्मली C1 C2 इतने के बिकते हैं। तो आज क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली C इतने का बिकता है। अब मैं क्या करूं? स्टेप 1 बोंगा सा स्टेप है, लेकिन करना जरूर है, करना जरूर है। स्टेप 2, एक कस्टमर को पैकेज बना के दिया, कितने का? 62 का। अच्छा जी, ए अकेले का, बी अकेला। क्या स्टेप 1 वाली अब फिगर यूज करूं या फिर सवाल से उठा लूं? स्टेप 1 वाली। नॉर्मली कितने का? 12। स्टेप 1 का फायदा क्या होता है? स्टेप 2 में उन फिगर्स को यूज करना होता है। ट्रांजैक्शन प्राइस 62। नोट करें यहां तक। अब आपको भी हंसी छूटनी है, मेरी भी हंसी छूटनी है। मुझे पता है कुछ होने लगा है, अब हमारी एकदम हंसी छूट जानी है। अब कैलकुलेटर पे एलोकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने जबरदस्ती इसको इधर नहीं लिया और भाईजान मैंने सबका जमा किया है, मैं रेजिडुअल अप्रोच नहीं लगा रहा, मैंने सबका अलग शुक्र है जमा किया है। ये प्लस ये प्लस ये, क्या जवाब आया? 62 मैंने ऐसे निकाला है। अब रेजिडुअल अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है और अल्लाह का शुक्र है कैलकुलेटर पकड़ के दोबारा जब आप करेंगे तो वहीं आ जाके खोती बोर्ड थले। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब? वी डू हैव सो मेनी होती इन पाकिस्तान। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। लिखने एग्जाम्पल शिक्षकों के लिए लगाया है। अच्छा बोले, अच्छा अब आ जाए वापस। दूध,
गाय का दूध 40, भैंस का दूध 55, बकरी का दूध 45, ऊंटनी का दूध 15 से 45. इन एडिशन एंटिटी रेगुलरली सेल्स बी एंड सी फॉर 60. पहले किसको पकड़ लें? बी और सी. स्टेप 1, बी सी. स्टेप 1 जी, स्टैंड ऑन प्राइस भाई बोलो मत. कितने वाली चीज कितने में बेच रहे हैं? 100 वाली 60 में. एक बात करूं डरते डरते, 100 वाली चीज 60 में बेच रहे हैं, यानी 40 तो डिस्काउंट इन दोनों को इकट्ठे खरीदने पे कस्टमर को मिल जाता है. इस तरह बात मैंने कल नहीं की थी, आज कर रहा हूं. दोनों की सेल कितनी? 100. दोनों कितने की बेचते हैं इकट्ठे? इसका मतलब है अगर इकट्ठे कोई ले जाए तो उसको 40 का डिस्काउंट तो, लेकिन अगर थोड़ी सी बोंगी मारे, 9 बजे बी खरीदे, 10 बजे आके सी खरीदे, फिर गड़बड़ हो जानी है इसको. फिर तो इसको चीजें महंगी मिलनी है. डिस्काउंट कभी आईकैप ने पूछा नहीं. आईकैप डिस्काउंटेड प्राइस पूछता है, लेकिन डिस्काउंट बता दें कितना मिल रहा है. बी और सी पर इकट्ठे 40 का डिस्काउंट मिल रहा है. मिल गया डिस्काउंट, इनको उठा दें जी. 60 डिवाइडेड बाय 100 जरा 55. अब स्टेप 1 की फिगर स्टेप 2 में यूज करो. नोट करें जल्दी. एंड प्रोडक्ट ए बी एंड सी आर नॉर्मली सोल्ड फॉर 100. ए बी और सी कितने के बेच रहे हैं? ए बी और सी की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है या ट्रांजैक्शन प्राइस? 100. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या ट्रांजैक्शन प्राइस? ए बी सी 100. सवाल से यूज करूं या स्टेप 1 से यूज करूं? ए अकेला जो भाई कैलकुलेटर पकड़े. 100 डिवाइड बाय 100 इंटू, नहीं 0 नहीं आएगा यार, 40 आएगा. 100 डिवाइड बाय 100 इंटू, इधर और भी डिस्काउंट आ सकता था लेकिन नहीं आया. एक बंदा बड़ा अजीब सा आया, कहा अम्मी अबू गाय का दूध पसंद करते हैं, हम भैंस का दूध पसंद करते हैं, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं वो बकरी का दूध पसंद करते हैं, हम ऊंटनी का दूध पसंद करते हैं. अजीब सा बंदा आया. मिक्स तो नहीं करवाना, वो तो सबके ही गड़बड़ हो जाएगी. द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर. ये हमारे सवाल वाला कस्टमर है. टू सेल प्रोडक्ट आबासाडा इन एक्सचेंज फॉर रुपीज 130. अच्छा जी. नाउ स्टेप 3. टीपी इसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कहते हैं. समीउल्लाह ना करो ये काम. इसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी कहते हैं और इसे ट्रांजैक्शन प्राइस भी कहते हैं. अच्छा जी, जो हमारी कस्टमर से डील हुई, इधर वाली फिगरें पहले यूज करें. 4 ये रेजिडुअल अप्रोच. रेजिडुअल अप्रोच कुछ भी नहीं कर सकते. क्या करें, उसकी तो अवेलेबल नहीं है ना. ऑब्वियसली ऊंटनी का दूध इतना रेडिली मार्केट में मिल नहीं रहा, तो हमें प्राइस पता नहीं है, बस इतने से इतने का बिक जाएगा. क्या करें? नहीं एवरेज तो नहीं लेनी 15-45 की, तो मजबूरी में इसको इधर ले आए और डी बैलेंसिंग निकाल लें. ट्रांजैक्शन प्राइस में भी वही चीजें लिख सकते हैं सारी. लिखें रेजिडुअल अप्रोच.
एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल आने लगा इंशाल्लाह 5 मिनट में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, क्लासें कोई नहीं छोड़नी। आज हमने क्लास में अभी तक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये मेथड तो कल वाले ही चल रहे हैं, हल्की फुल्की बस चेंज हो रही है। भाई इस सवाल में आपने एक नोट डाल के आना है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 130 टू प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी, वो हमने कर दिया है। एंड डिस्कस वेदर द रेजिडुअल अप्रोच फॉर प्रोडक्ट डी इज एप्रोप्रिएट। क्या अगर आपका अंदाजा था कि 15 से 45 ही इसकी प्राइस आएगी, तो क्या इसकी प्राइस अल्लाह का शुक्र है 15 से 45 के अंदर ही आई? इसका मतलब है रेजिडुअल अप्रोच ने अल्लाह का शुक्र है हमें सही रेंज के अंदर रखा है, या हमारी रेंज से ऊपर या नीचे गिरा दिया है। जब हमारी रेंज के अंदर जवाब आया करेगा, फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, इट इज विद इन। शुक्र करें, शुक्र करें, सबर ना करें, शुक्र करें, शुक्र करें, ये ऑलरेडी रेंज के अंदर है। तो अब एक अंग्रेजी का फिक्र हम लिख के आएंगे कि रेजिडुअल अप्रोच ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अल्लाह का शुक्र है हमारी रेजिडुअल अप्रोच यहां फेल नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो रेंज थी उसी रेंज के अंदर इसकी प्राइस आ गई। हमने क्या सोचा था कितने का दूध बिकेगा? 15 से 45। एक नोट डाल के आएंगे। रेजिडुअल अप्रोच सीम्स एप्रोप्रिएट। सीम्स एप्रोप्रिएट का मतलब होता है थोड़ा सेफ एंड पे रह के हम लिख रहे हैं, इज एप्रोप्रिएट नहीं लिख रहे। जरा थोड़ा समझ रहे हैं आप लोग? समझाऊं। सीम्स एप्रोप्रिएट, दैट लुक्स नाइस, जिस तरह आप कहते नहीं, बट दैट इज नाइस नहीं कहते, थोड़ा सा अगले को भी जरा। दैट सीम्स एप्रोप्रिएट फॉर प्रोडक्ट डी एज 30 फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ एट विच प्रोडक्ट डी इज सोल्ड सेपरेटली। तो हमारा अंदाजा था कि अकेले 15 से 45 के दरमियान बिकेगी, तो सवाल ने भी अल्लाह का शुक्र है कह दिया कितने की बिक रही है? 30 की। तो ये लाइन डाल के आएंगे नोट के तौर पे, ना आए तो क्वेश्चन एग्जांपल। ये 11। अच्छा जी, एंटिटी ए रेगुलरली सेल्स प्रोडक्ट ए बी एंड सी डी इन डी, डाटा मैंने वही रखा है, thereby establishing following standalone selling prices. In addition, the entity regularly sells B and C together for 60. मैंने डाटा वही रखा है, डाटा वही रखा है। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया। एंड प्रोडक्ट A, B and C together for 100. इधर देखें, इधर देखें, A, B and C together for, और ये उधर से यूज करके ये उसी तरह हो गया। स्टेप 3 अब मैं करूंगा। द एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे कस्टमर की कहानी है, ये तो किसी और की कहानी थी, जिनको बी और सी इकट्ठा बेचते थे, किसी को एबीसी इकट्ठा बेचते थे। हमारे कस्टमर ने क्या डिमांड की है कि हमें चारों चीजें बेच दो इन एक्सचेंज फॉर ₹105 की चारों चीजें बेच दो। जी बताएं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस 105। स्टेप से यूज करें। अब ना कॉस्ट अवेलेबल है कि कॉस्ट पे परसेंटेज लगा के चले जाएं, ना मार्केट की रेटिंग अवेलेबल है, मजबूरन, बोरी नहीं मजबूरी। रेजिडुअल अप्रोच ने सही जवाब नहीं दिया। आप या मार्केट असेसमेंट अप्रोच लगाएं, लेकिन अब मैं कैसे लगाऊं, सवाल में डाटा नहीं है, या आप कौन सी अप्रोच लगाएं? कॉस्ट प्लस अप्रोच। रेजिडुअल अप्रोच कह रही है कि प्राइस बड़ी कम है, शायद हमारा अंदाजे से भी डिफर है, तो जब कभी हमारे अंदाजे से भी नीचे चली जाए प्राइस, तो इसका मतलब है ये अप्रोच कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। बेहतर अप्रोच क्या होती? इनके अलावा कोई भी, इनके अलावा 2 अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं, कॉस्ट प्लस अप्रोच और मार्केट असेसमेंट अप्रोच। नहीं, वो तो फेयर वैल्यू है, तो डिस्काउंटेड तो इधर आनी है ना, तो इधर तो फेयर वैल्यू भी यही है, दिस इज फेयर वैल्यू। ये भी अनडिस्काउंटेड टाइप की हुई है, फेयर वैल्यू मजबूरी में की है ना, बचे आई तो फेयर वैल्यू है। तो अब 5 मेरे डेटा दे रहे हैं, लेकिन सवाल क्या कह रहा था, कितने तक बिक जाना चाहिए? इसका मतलब है रेजिडुअल अप्रोचेस, ये फिक्रा याद करना है आपने। रेजिडुअल अप्रोच सीम्स एज ₹5 falls below the lowest end of 15. Consequently, the entity should review its observable data, including sales and margin reports, to estimate the standalone selling price of product. Product D के लिए कोई और डाटा देखें जो observable data आपके पास अवेलेबल हो। उसके कई तरीके हैं, observable data अंडरलाइन करके मार्केट में चले जाएं,
उनके दूध, उनके ऊंटनी के दूध की रेटिंग क्या है, हमारी ऊंटनी के दूध की रेटिंग क्या है। या आप ऐसा कर लें, कॉस्ट प्लस मार्जिन रिपोर्ट्स अपनी पता लगाएं कि कितने का दूध बन रहा है। वो तो मिल रहा होगा वैसे अल्लाह के खजानों से, दूध की मिसाल हमने ऐसी दे दी। तो कितने की चीज बन रही है और कितने की आमतौर पर बिकनी है। कौन सी अप्रोच यहां आके फेल होगी, रेजिडुअल अप्रोच। ये अप्रोच के बारे में कमेंट करना कि इस अप्रोच ने हमें सही जवाब नहीं दिया। ये भी याद करना है और पिछले सवाल वाला भी याद लिख लेते हैं। ये अलिफ दाल याद लिख लिया करें। हाँ, ये नोट लाजमी देना होगा, वरना मैं क्यों कहता याद करें, बात को बढ़ाया ना करो। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग इस तरह शुरू करते हैं, मैंने एक सवाल पूछना है, सवाल पूछ लिया करें, बस सवाल पूछ लिया करें मीटिंग में ना। अम्मी एक बात करनी है, चले रहने दें। अम्मी एक बात करनी है, चले रहने दें। पास पेपर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 10। किसी को यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड आते हैं? एक बात बताइएगा, दूसरा पार्ट बनाने बनाओ।